हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू दिस पर्टिकुलर क्लास ऑफ द इकोनॉमिक्स। सो गाइस, पिछले क्लास में हमने हमारा यूटिलिटी एनालिसिस चैप्टर बहुत बेहतरीन तरीके से खत्म कर लिया था। आज की क्लास में हमको डिमांड एनालिसिस चैप्टर शुरू करना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम। बराबर है क्या? एग्जाम के लिए आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। ईजी भी है, बहुत आसान सा चैप्टर है और एकदम आपका वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर भी यही रहेगा। समझ में आया क्या? क्योंकि इस चैप्टर में हमको डिमांड के कॉन्सेप्ट इतने इजी दिए हुए हैं कि जो समझने के लिए बहुत आसान है, ठीक है। तो सबसे पहले डिमांड एनालिसिस को शुरू करते हैं। तो डिमांड यानी क्या होता है, सबसे पहले वही बात करते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी भी पर्सन की अगर कोई वांट को सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसी कोई कमोडिटी जिसके अंदर वो पावर है कि किसी भी पर्सन की वांट्स को वो सेटिस्फाई कर पा रहा है, तो उसे हम यूटिलिटी कहेंगे। उसी तरीके से डिमांड का भी क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे हम लोग देखेंगे। आ जाओ। तो सबसे पहले यहाँ पे बोल रहा है कि ऑर्डिनरी लैंग्वेज में डिमांड मतलब क्या होता है? डिजायर, ठीक है। डिमांड मतलब डिजायर, डिजायर यानी आपकी इच्छा। बराबर है क्या? डिजायर मीन्स एन अर्ग टू हैव समथिंग, ठीक है। डिजायर मतलब क्या होता है? एन अर्ग टू हैव समथिंग, मतलब अगर आपको कुछ चाहिए, अगर आपकी कोई इच्छा जागृत हुई कि हमको ये चीज़ खरीदनी है, तो उसे हम अपनी डिजायर कहेंगे। समझ में आया? लेकिन इन इकोनॉमिक्स हमको यहाँ से पढ़ना है। इन इकोनॉमिक्स क्या है? द डिमांड मीन्स अ डिजायर विच इज बैक्ड बाय द विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक्स में क्या है, देखो जरा, मैं अगर एकदम इजी वर्ड में आपको समझाऊं तो देखो, एक इंसान है, दिस इज कॉल्ड एज कंज्यूमर, है ना। ये हमारा कंज्यूमर है। कंज्यूमर को अगर किसी चीज़ की वांट जनरेट होती है तो उसे हम अपनी डिज़ायर कहते हैं, ठीक है। अब इस वांट को अगर सेटिस्फाई करना है तो ऐसी कोई कमोडिटी आपको उठानी पड़ेगी जो आपकी वांट को पूरा कर सके, तो उसे हम हमारी यूटिलिटी कहते हैं। यस और नो? लेकिन अब हमको डिज़ायर और डिज़ायर नहीं पढ़ना है ना यूटिलिटी पढ़ना है, हमको पढ़ना है डिमांड क्या होता है, ठीक है। तो डिमांड मतलब कॉमन लैंग्वेज में, नॉर्मल लैंग्वेज में तो इसको डिज़ायर कोई वांट कोई डिज़ायर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके साथ दो चीज़ डाल दूँ, सबसे पहले अगर मैं डाल दूँ एबिलिटी टू पे और यहाँ पे एबिलिटी टू पे और विलिंगनेस, अगर ये दोनों चीज़ें अगर हम इसमें पुट कर दे और इसका कंबाइंडली मीनिंग निकाले तो उसे हम अपनी डिमांड कहेंगे। समझ में आएगा? जैसे कि देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है आपको कि यहाँ पे ये दिया हुआ है आपको कि डिमांड मीन्स डिजायर विच इज बैक्ड बाय द विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। बराबर है क्या? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए तो किसी भी पर्सन की कोई भी कमोडिटी डिमांड कब बनेगी, तो उसमें तीन चीज़ें होनी चाहिए। एक तो वांट होनी चाहिए, वांट नहीं लिखूंगा अभी, डिजायर लिखूंगा मैं। एक तो डिजायर होना चाहिए उसका, प्लस एबिलिटी टू पे होना चाहिए, और प्लस विलिंगनेस होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर इसका सबसे एकदम छोटा सा एकदम सिंपल लैंग्वेज में एग्जांपल एक ही आता है, ठीक है। एक ही मतलब, वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल है लेकिन मैं जनरली एक ही एग्जांपल देता हूँ कि जैसे अभी आप 12th की एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है। अभी आप 12th में बच्चे हो। अब आप जब रोड से जाते हो ना तो आपको बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ दिखती है, ठीक है। और आपकी वहाँ पे वांट जनरेट हो जाती है कि यार काश ये गाड़ी मेरे पास भी हो जाती। बराबर है कि नहीं? अभी बताओ कि कितने बच्चों को ऐसा लग रहा है कि मैंने कार खरीदनी चाहिए? तो मैक्सिमम आप में से बोलेंगे कि आप लोग, मैक्सिमम लोगों की ये इच्छा है कि सर हमने कार खरीदना चाहिए। बराबर है कि नहीं? तो अब ये जो कार खरीदना है आपको आपको परचेस करना है कार, ये आपकी हो गई वांट, ये आपकी वांट हो गई, यानी कि इसे हम अपनी कहेंगे डिजायर, ठीक है। विलिंगनेस टू हैव भी है, आपकी इच्छा भी है कि उसे आप खरीदो। लेकिन क्या आप बताओ, आप इस कार का पैसा पे कर सकते हो अपने पॉकेट से? पप्पा के नहीं। एबिलिटी टू पे आपके अंदर अभी है क्या? तो आंसर इज नो। आपको मिल जाएगी डिजायर, मिल जाएगी आपको, विलिंगनेस भी मिल जाएगी, लेकिन अभी आपके पास वो एबिलिटी नहीं है कि आप उस कार का इतना पैसा पे कर सको। राइट? बराबर है। सो ये जो कार हुई ये आपकी डिमांड नहीं कहलाएगी, ठीक है। लेकिन अगर यही मैं थोड़ा सा बात करूं यहाँ से 5 साल बाद, जैसे कि मान लो 2030 में आप मान लो लेट से चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद आपकी सैलरी है मंथली 3 लाख रुपीज़, ठीक है। तो मंथली 3 लाख रुपीज़ आपकी सैलरी है, और उस टाइम पे अगर आपको ये कार परचेज करना है तो क्या अभी बताओ डिजायर भी है? यस। विलिंगनेस टू हैव भी है? यस। और एबिलिटी टू पे भी? यस। बराबर है। अब वो जो कमोडिटी हो गई वो आपकी डिमांड बन जाएगी। समझ में आया क्या?
यस और नो? तो इकोनॉमिक्स यही कहता है कि इसी चीज को डिमांड बोलता है। इकोनॉमिक्स ये कहता है कि 3 चीज होनी चाहिए डिमांड होने के लिए, डिजायर टू हैव होना, डिजायर होना चाहिए, विलिंगनेस होना चाहिए और एबिलिटी टू पे होना चाहिए। डन? देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल आप रीड कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे ये फॉर्मूला दिया है, ये देखो। ठीक है, अब डेफिनेशन क्या है डिमांड की, ये तो हम रीड कर लेते बस। अकॉर्डिंग टू द बेनहाम, द डिमांड फॉर एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ इट विच विल बॉट पर यूनिट ऑफ टाइम एट दैट प्राइस। बराबर है क्या? तो ये जो डेफिनेशन है ये आपको लर्न करना है तो कर लेना, नहीं तो एक्चुअली इसको इतना ज़्यादा मीनिंग है नहीं इस डेफिनेशन का, इतना ज़्यादा मीनिंगफुल मतलब ऐसा तो नहीं है, लेकिन पेपर में मोस्टली लिखी नहीं जाती डिमांड की डेफिनेशन। अगर आपको लर्न करना है तो आप इसको लर्न कर सकते हैं। ठीक है क्या? चलिए, तो यहाँ पे ये बोला है कि डिमांड के ना दो फीचर्स आते हैं। फीचर्स ऑफ डिमांड क्या है? तो रिलेटिव कॉन्सेप्ट है ये, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द पर्सन, है ना? समझ में आया? और इसेंशियल, डिमांड इज इसेंशियली एक्सप्रेस विद द रेफरेंस टाइम एंड प्राइस। बराबर है क्या? टाइम और प्राइस के साथ भी डिमांड हमारी चेंज हो जाती है, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, फीचर्स ऑफ डिमांड भी इसमें इतने ज़्यादा दिए नहीं है, 2 ही दिया हुआ है। डिमांड स्केड्यूल को हम लोग थोड़ा सा रुक के पढ़ेंगे, क्योंकि जो डिमांड स्केड्यूल है यही लॉ ऑफ डिमांड है। ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो देखो जरा, सिंपल सी बात है, अगर हाँ कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, हालांकि आपको ये सारी बातें इजीली पता है, लेकिन फिर भी एक बार मेरा बताना काम है। ठीक है क्या? क्योंकि हम लोग तो फ्रेश बैच में बैठे नहीं है, हम लोग तो रिवीजन बैच में बैठे हैं। ये सुनो, चलिए, ये एक कंज्यूमर है। कंज्यूमर की टेंडेंसी क्या होती है? आप ही सोचो कि आप अगर मार्केट जाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आज मुझे ना महंगी से महंगी चीज़ मिलनी चाहिए, ऐसा लगता है क्या? या जो चीज़ खरीदनी है वो आपको ना ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस में मिलना चाहिए, क्या आपको ऐसा लगता है? तो आंसर इज नो। कंज्यूमर मतलब हम लोग जब भी मार्केट में जाते हैं तब हमको ऐसा लगता है कि जो मुझे चीज़ चाहिए उसका जो बजट है 500 1000, उससे वो कम से कम रेट में मुझे मिल जाए ताकि मेरे पैसे बच जाएंगे। ये सुनो, तो कंज्यूमर हमेशा क्या सोचता है कि मुझे कोई भी कमोडिटी मिल जाएगी, उसकी प्राइस क्या होगी? कम होनी चाहिए। बात समझ में आएगी नहीं? हाँ, तो इसीलिए जब प्राइस कम हो जाती है किसी भी प्रोडक्ट की तो उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, क्योंकि कंज्यूमर की एबिलिटी बढ़ जाती है उसको परचेस करने के लिए। यस और नो? जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो अभी आपके पास 2 लाख रुपए है। ठीक है, अभी आपके अकाउंट में मान लो 2 लाख रुपीज सेव किए हुए। अब आपको कार परचेस करनी है। यस और नो? लेकिन इस कार का प्राइस तो 5 लाख है। तो क्या अभी आप ये कार परचेस कर सकते हो? हम लोग कैश की बात कर रहे हैं, आप बोलेंगे सर ईएमआई पे तो परचेस कर सकते हो, तो मैं उसका सजेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, क्या दूंगा भी नहीं, ईएमआई पे आप खरीदो, पहले तो आप पैसे जमा करो और उसके बाद अपने पैसे से कार खरीदो। ठीक है क्या? चलिए, तो ये 5 लाख है, 5 लाख की कार की कीमत है। यस और नो? अब एक बात बताओ, ये 5 लाख की कार खरीदने के लिए आपके पास सफिशिएंट रिसोर्सेस है क्या? तो आंसर इज नो। लेकिन 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 अब क्या हुआ? देखो, इसमें क्या हुआ कि इस कार की जो प्राइस है वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा है, इसीलिए आप उसको परचेस नहीं कर रहे हो, यानी कि उसकी डिमांड कम हो गई। हाँ या ना? आपके जैसे ऐसे बहुत सारे हज़ारों कंज्यूमर्स होंगे जिनके पास 2 लाख रुपए हो गए, वो 5 लाख की गाड़ी खरीदना चाहते हैं, लेकिन उनके पास क्या नहीं है? उतना पैसा नहीं है, क्योंकि कार का जो प्राइस है वो हाई है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए उसकी डिमांड क्या है? लो है। बात समझ में आएगी? इसलिए वो उसकी डिमांड मतलब वो कार को वो परचेस नहीं कर सकते। लेकिन व्हाट इफ कि अगर कंपनी ने ये सोचा कि इस कार की जो कीमत है वो हम 5 लाख को हटा के 2 लाख कर देते हैं। अब बताओ, अब जितने भी सारे कंज्यूमर वेटिंग पे थे, या जितने भी सारे कंज्यूमर पैसे जमा करने के पीछे भाग रहे थे, अब वो छोड़कर वो सीधे सीधे कार परचेस करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि कार का प्राइस क्या हो गया? कम हो गया। कार का प्राइस कम हो गया तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके अंदर वो एबिलिटी आ गई है कि आप उस कार के 2 लाख रुपीज पे कर सकते हो। बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। तो यही कहानी होती है कि जैसे जैसे प्राइस कम होते जाता है, ये देखो, ये जो है ये प्राइस है, प्राइस जैसे जैसे कम होते जाता है वैसे वैसे डिमांड जो होती है वो बढ़ते बढ़ते जाती है। बात समझ में आई क्या? यहाँ पे आपको प्राइस बोला है, यहाँ पे आपको डिमांड बोला है। हाँ, और एक बात, जब भी आप पेपर में कोई आंसर लिखोगे रिगार्डिंग डिमांड, तो आप सिर्फ डिमांड नहीं लिख के आओगे, उसके सामने क्वांटिटी डिमांड आपको लिखना है। बात समझ में आई क्या? तो देखो, ये बोल रहा है कि कोई भी कमोडिटी है, मान लो लेट से शुगर है। ठीक है, शुगर का प्राइस 10 रुपीज़ पर केजी है, तो हम लोग एक केजी खरीद के लाएंगे। 10 से अगर उसका रेट 8 रुपये किलो हो गया तो हम 2 केजी खरीद के लाएंगे। 8 रुपये केजी से 6 रुपीज़ केजी अगर रेट हो गया उसका, तो हम लोग 3 केजी
शुगर्स को परचेस करके रहेंगे। जैसे 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 प्राइस क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, वैसे वैसे हमारी डिमांड बढ़ते जाती है। बात समझ में आई कि नहीं? बस यही कॉन्सेप्ट पूरे चैप्टर पर आपको याद रखना है। अगर यही मैं बात करूँ इंडिविजुअल कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिविजुअल कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड कर्व। और यही अगर मैं बात करूं मल्टीपल कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया आपका कि ये सिर्फ आप ही हो, ये अकेले कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कार की बात की थी, लेकिन क्या आप अकेले ही ऐसे हो जिसको ये सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है कि आपके पास 2 लाख है और कार 5 लाख की है, तो प्राइस आपके हिसाब से ज़्यादा हो गया, इसलिए आप उसकी डिमांड नहीं करोगे। क्या आप अकेले ऐसे हो पूरी दुनिया में? नहीं, ऐसे मल्टीपल कंज्यूमर्स होंगे। तो अगर सबको मिलाया जाए फिर भी उनका वही हाल है। ठीक है क्या? तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात कर रहे हो तो उसे हम इंडिविजुअल डिमांड कर्व बोलेंगे, और ऐसे हम हजारों कंज्यूमर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो उसको हम मार्केट डिमांड कर्व कहते हैं। समझ में आया? इसको मार्केट डिमांड कहते हैं। समझ में आया? यस और नो? इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे सिंगल कंज्यूमर के बारे में बात किया है, यहाँ पे मल्टीपल कंज्यूमर्स के बारे में बात किया है, रिश्ता वही रहेगा। समझ में आएगा? देखो जरा, इंडिविजुअल डिमांड कर्व मतलब अगर इसको कर्व पे लेके जाए तो ये देखो इस तरीके से होगा। कर्व आपको कौन सा स्लोपिंग दिख रहा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अब यहाँ पे गलत फहमी बच्चों की ये होती कि ये डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है। अब बच्चे क्या सोचते हैं ना, ये डाउनवर्ड आ गया ना, डाउन, तो डाउनवर्ड इसका मतलब होता है डिमांड कम हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, डिमांड बढ़ रही है। ये देखो, जब मैं यहाँ पर था इस पॉइंट पे तो डिमांड मेरी 1 थी, यस और नो? जब मैं यहाँ पर आ गया मतलब डिमांड कर नीचे आ गया तो डिमांड मेरी 2 हो गई। देखो जरा, है ना? डिमांड कितने पे आ गई? 2 पे आ गई, यस और नो? जब मैं और नीचे आ गया तो डिमांड 3 पे आ गई, जब और नीचे आ गया तो डिमांड 4 पे आ गई, और नीचे आ गया तो डिमांड 5 पे आ गई। तो आपको ये क्लियर रखना है अपने माइंड में कि जैसे जैसे डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप होते जाएगा वैसे वैसे डिमांड बढ़ते जाएगी। समझ में आएगा? यस, ये कन्फ्यूजन आपने अपने माइंड से निकाल लेना है। ये मार्केट डिमांड शेड्यूल को आपको ये रीड कर लेना है, मैंने ये बता दिया। मार्केट डिमांड का भी जो कर्व है वो सेम रहेगा, सेम एज इंडिविजुअल कर्व। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर में रीजन पूछे जा सकते हैं कि वाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, है ना? डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों जाता है? ठीक है क्या? ये डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए जाता है कि देखो, सबसे पहला है तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सर इसको कहीं तो भी पढ़ेला लग रहा है, सुनेला भी लग रहा है। कहाँ सुनेला है, कहाँ पढ़ेला है? तो हमने पिछले क्लासेस में इसको किया था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? तो जैसे जैसे कंज्यूमर कमोडिटी को कंज्यूम करते जाता है वैसे वैसे उसका सेटिस्फेक्शन क्या होते जाता है? कम कम होते जाता है। एक लेवल आता है जहाँ पे वो फुल्ली सेटिस्फाइड होता है, और अगर वो मोर कंजम्पशन करेगा तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो निगेटिव में चली जाती है, इसीलिए उसको बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बात समझ में आई? तो सर ये रीजन कैसे हो सकता है डिमांड कम करने के लिए? तो एक बात बताओ, जैसे कि आप कंज्यूमर हो, ठीक है, आपको ना बहुत जोर से ना भूख लगी हुई है, यू आर वेरी हंग्री, ठीक है? अब आपको बहुत जोर से भूख लगी हुई है, आप होटल में गए, आपने समोसा ऑर्डर कर लिया, ठीक है? समझ में आया? एक प्लेट समोसे में 2 समोसे आए, ये समोसा है, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा फिर भी समोसा है, ठीक है, जैसा भी दिख रहा है समोसा है, ठीक है ना? ये समोसा है, आपने 2 समोसे खाए। तो एक बात बताओ, आप जैसे जैसे कंज्यूम करोगे तो आपका सेटिस्फेक्शन बढ़ते जाएगा या कम होते जाएगा? सर कम होते जाएगा। ऑब्वियसली बात है कि कंज्यूमर का जो सेटिस्फेक्शन है, सेटिस्फेक्शन क्या होते जाता है? कम होते जाता है, और एक लेवल आता है कि कंज्यूमर वहां पे फुल्ली सेटिस्फाइड होता है, यस और नो? तो जब कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन हाई रहेगा तब कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को डिमांड भी करेगा। समझ में आएगा? जब कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगा यानी उसका पेट भर जाएगा तो वो किसी भी प्रोडक्ट को क्या नहीं करेगा? डिमांड ही नहीं करेगा।
समझ में आया क्या? तो यही एक रीजन है कि सेटिस्फैक्शन बढ़ते बढ़ते जाएगा तो डिमांड बढ़ते बढ़ते जाएगी, सेटिस्फैक्शन कम कम होते जाएगा तो डिमांड भी कम कम होते जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं? तो इसीलिए ये रीजन दिया हुआ है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज ऑल्सो द रीजन टू स्लोप डिमांड कर्व डाउनवर्ड, यानी कि डिमांड बढ़ने के ये एक रीज़न इसका भी माना गया है, क्योंकि जैसे जैसे सेटिस्फैक्शन बढ़ते जाएगा वैसे वैसे कंज्यूमर मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करते जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट मतलब बढ़ती इनकम के साथ कंज्यूमर डिमांड मार्केट में ज़्यादा करेगा, इसलिए डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग जाएगा। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, हाँ, सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट मतलब ऑप्शन वाले प्रोडक्ट, आपको तो पता ही है, ऑप्शन वाले गुड्स जो एक की जगह पे दूसरा यूज हो सकता है, बराबर ना। तो अगर मान लो मैं बेस्ट एग्जांपल इसका टी और कॉफ़ी लेता हूँ, ठीक है क्या, और ये भी लेना भी चाहिए क्योंकि ये एकदम इजी है समझने के लिए। टी और कॉफ़ी ये जो है ये सब्सटीट्यूट गुड्स है। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट मतलब क्या होता है कि अगर मान लो चाय महंगा हो गया तो ऑब्वियसली बात है सब लोग कहाँ क्या पीने लग जाएंगे, कॉफ़ी पीने लग जाएंगे। यानी एक की अगर प्राइस बढ़ती है तो दूसरे लोग क्या करना चालू कर देंगे, कॉफ़ी पीना चालू कर देंगे, यानी दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ती है। तो सब्सटीट्यूशन गुड्स भी एक रीज़न है जिसके कारण डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप होता है, यानी कि डिमांड बढ़ते बढ़ते जाती है। उसके बाद नेक्स्ट वन, मल्टीपर्पज यूजेस। ऐसा कोई भी कमोडिटी जो मल्टीपर्पज यूज के लिए यूज होता है, जैसे कि हमने कल के क्लास में देखा था, कल के नहीं परसों के क्लास में देखा था, जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल लिया था कि इलेक्ट्रिसिटी मल्टीपर्पज के लिए यूज होती है, तो ऑब्वियसली बात है उसकी डिमांड बढ़ते जाएगी। और जैसे जैसे मार्केट में न्यू कंज्यूमर आएंगे, न्यू कंज्यूमर कैसे आएंगे मार्केट में, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ते बढ़ते जा रहा है, इंडिया का नंबर 1 कंट्री है, ठीक है ना। बिफोर कोविड इंडिया जो था वो नंबर 2 पे था पॉपुलेशन के, उसके बाद लोगों ने सोचा कि वाई सेकेंड, दूसरा क्यों, है ना। बात समझ में आई क्या? अरे ठीक है, बाकी आप समझदार हो, ठीक है। दूसरे नंबर पे इंडिया को इसमें ही पीछे क्यों छोड़ा जाए, चाइना नंबर 1 पे है तो इंडियन से देखा नहीं गया, तो फिर इंडियन भी नंबर 1 पॉपुलेशन में बन गया, बराबर है क्या? चलिए, तो नए नए कंज्यूमर आते जाएंगे तो वैसे भी डिमांड क्या होते जाएगी बच्चों, बढ़ते जाएगी। ऑब्वियसली बात है, देखो जरा, आपके एरिया में पहले बहुत कम लोग रहते थे, अभी बहुत ज़्यादा लोग रहने लग गए, है ना। तो डिमांड बढ़ते बढ़ते जा रही है कि नहीं जा रही है, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, तो ये 5 रीजन ऐसे है, यानी कि पहला रीजन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे जैसे सेटिस्फैक्शन बढ़ते जाएगा डिमांड भी कंज्यूमर ज़्यादा करेगा, सेटिस्फैक्शन कम कम होते जाएगा कंज्यूमर डिमांड भी कम कम करेगा, ये सुनो। इनकम इफेक्ट, बढ़ती इनकम के साथ भी डिमांड बढ़ती है। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट मतलब क्या, अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन आता है मल्टीपर्पज यूजेस, यानी कि ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जो मल्टीपर्पज यूज के लिए हम यूज करते हैं उसकी भी डिमांड ऑटोमेटिकली मार्केट में बढ़ती जाती है। और न्यू कंज्यूमर्स, नए नए कंज्यूमर्स आएंगे, उससे ये भी एक रीजन है जिसके कारण डिमांड बढ़ता है। ठीक है जी, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है टाइप्स ऑफ डिमांड। ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि टाइप्स ऑफ डिमांड क्या होती है। सबसे पहला आता है डायरेक्ट डिमांड। सबसे पहले क्या आता है, डायरेक्ट डिमांड। क्या होता है डायरेक्ट डिमांड, तो देखो, इट इज द डिमांड बाय द कंज्यूमर फॉर गुड्स विच इज सेटिस्फाई देयर वांट्स डायरेक्टली। क्या बात है, क्या बात है, इसके लिए ताली बजाओ आप। ये बोलता है कि ऐसी डिमांड कंज्यूमर की, कोई भी प्रोडक्ट की ऐसी डिमांड जो ऐसा गुड्स है जो कंज्यूमर की डिमांड को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ऐसा कोई गुड्स है जो कंज्यूमर की डिमांड को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रहा है, उसके हम डायरेक्ट डिमांड बोलेंगे। वाह, एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, डिमांड फॉर क्लोथ्स, शुगर एक्सेट्रा। क्या बात है, क्या बात है जी, ठीक है। दे सर्व डायरेक्ट कंजम्पशन नीड ऑफ द कंज्यूमर, दस इट इज द डिमांड फॉर द कंज्यूमर गुड्स, ठीक है क्या। हाँ, तो अब सुनो, ये बुकिश लैंग्वेज हो गई, अब मेरी लैंग्वेज सुनो। मेरी लैंग्वेज में क्या बोल रहा है, मतलब मेरी लैंग्वेज में मैं ये कहना चाहता हूँ, डायरेक्ट डिमांड मतलब अगर मान लो आपको कोई चीज़ कंज्यूम करनी है, जैसे कि मुझे प्यास लगी है तो ये पानी है, ठीक है क्या। तो ये पानी को मैं कुछ प्रोसेस करके पी सकता हूँ या डायरेक्टली कंज्यूम कर सकता हूँ और मेरी वांट को सेटिस्फाई कर सकता हूँ, ये सुनो। तो इसको हम हमारी डायरेक्ट डिमांड बोलेंगे। जैसे कि क्लॉथ्स है, ठीक है, ये जैसे कॉमर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट की टी शर्ट है, अगर किसी को ये टी शर्ट पहनना है, यानी कि कपड़े, हमको बदन को ढकने के लिए हमको कपड़े चाहिए होते हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट हम दुकान से जाके कपड़े खरीद के पहन सकते हैं, समझ में आएगा। इट इज कॉल्ड एज अ डायरेक्ट डिमांड। और डायरेक्ट डिमांड मैक्सिमम कंज्यूमर गुड्स में मानी जाती है। कंज्यूमर गुड्स यानी वो गुड्स, अगर आपको कुछ कंज्यूम करना है, यानी कि आपको कुछ चाहिए होता है, तो आप डायरेक्ट शॉप में जाके खरीद सकते हो, ठीक है क्या। इनडायरेक्ट डिमांड मतलब क्या होता है, देखो जरा, इनडायरेक्ट डिमांड इज ऑल्सो नोन एज डिराइव्ड डिमांड। बड़ा होकर एमसीक्यू बन सकता है ये, ठीक है, बड़ा होकर ये एमसीक्यू बन सकता है। इनडायरेक्ट डिमांड इज ऑल्सो नोन एज डिराइव्ड डिमांड, बराबर है। It refers to demand for the goods which are needed for the further production. It is the demand for producers goods. Hence, all factor of production have indirect or derived demand. ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है क्या। देखो जरा,
वो बोलता है कि इनडायरेक्ट डिमांड मतलब क्या, फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए आप जो प्रोडक्ट को क्या कर रहे हो, डिमांड कर रहे हो, उसको हम अपनी इनडायरेक्ट डिमांड बोलेंगे। आप बोलेंगे सर कैसे? देखो, मम्मी घर में रोटी बनाती है, ठीक है, समझ में आया? ये रोटी डायरेक्ट किससे बनती है? ये रोटी डायरेक्ट बन जाती है क्या? नहीं, ये रोटी बनती है आटे से। आटा किससे आता है? तो आटा आता है गेहूं से, ठीक है। और गेहूं किससे आता है? गेहूं आता है फार्मर जब बनाता है, फार्मर जब क्या करता है, सॉरी, फार्म से आता है, और फार्म को कौन चलाता है? फार्मर चलाता है, ठीक है। तो देखो, ये एक फाइनल प्रोडक्ट है, ये फिनिश गुड्स है, और इसको कंज्यूमर क्या कर रहा है? आप जो है, आप इसको क्या करोगे? कंज्यूम करोगे, रोटी को खाने वाले हो, बराबर है क्या? लेकिन डायरेक्ट शॉप में जाके, मैं रेस्टोरेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ग्रोसरी स्टोर्स की बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट आप जाके रोटी परचेस करके खा सकते हो क्या? तो आंसर इज नो। उसके लिए प्रोसेस करना पड़ता है, आपको पहले गेहूं खरीदना पड़ेगा, गेहूं से आटा पीसना पड़ेगा, आटा बनाना पड़ेगा, आटे से फिर मम्मी को रोटी बेलनी पड़ेगी, लेबर वर्क करना पड़ेगा। समझ में आया क्या? तो अब एक बात बताओ, क्या अगर आपको कभी घर में रोटी बनानी है तो आप या तो डायरेक्टली मार्केट से जाके आटा परचेस करके लाते हो, और ये या तो गेहूं परचेस करके लाते हो, और उसके ऊपर आगे प्रोडक्शन सॉरी उसके ऊपर आगे प्रोसेस करते हो, यस और नो? तो ये भी तो वीट, गेहूं जो है, अगर गेहूं ही ना मिले दुनिया में तो सोचो क्या होगा? सिर्फ चावल ही खाने पड़ेंगे। तो पॉसिबल है कि आपको लगता है कि ऐसा कुछ, अगर गेहूं मिले ही ना तो क्या होगा हमारा, ठीक है। तो ये जो वीट है, ये जो आटा है, ये जो फार्मर फार्म करने के लिए, जो भी फार्मर जो खेती करने के लिए जो भी क्या बोलते हैं उसे, कोई लिक्विड्स है, कोई कुछ, मतलब क्या बोलते थे उसके, क्या बोलते थे उसको, कुछ तो भी यूज़ करते हैं ना फार्मर्स जब खेती करते हैं, तो कुछ मुझे अभी वर्ड याद नहीं आ रहा है, ठीक है क्या? तो वो सब जो डिमांड करता है, फार्मर भी डिमांड कर रहा है खेती करने के लिए, वो सारे प्रोडक्ट्स, वो भी इनडायरेक्ट डिमांड हो गए, ठीक है क्या? गेहूं हम खरीद के ला रहे हैं ताकि उसकी हम फर्दर प्रोडक्शन करके रोटी बना सकते हैं, तो ये भी हमारे लिए क्या हो गया? इनडायरेक्ट डिमांड हो गया। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, डायरेक्ट डिमांड मैक्सिममली, मतलब मोस्टली कंज्यूमर गुड्स होते हैं, और जो इनडायरेक्ट डिमांड होती है वो मोस्टली प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, ठीक है क्या? ये एमसीक्यू में या वन वर्ड में या फिर आप किसी भी प्रकार के ट्रू और फॉल्स में इसको पा सकते हो। समझ में आएगा? चलिए आगे बात करें। डन जी। उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट डिमांड, ठीक है। तो देखो, व्हेन टू और मोर गुड्स आर डिमांडेड जॉइंटली टू सेटिस्फाई सिंगल वांट, इट इज नोन एज अ जॉइंट और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, बराबर है क्या? देखो, वो कह रहा है जॉइंट और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स आपने पढ़े होंगे, बराबर है क्या? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब क्या होता है? जो साथ में यूज होते हैं, उनका अलग अलग यूज होना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बात करूं, तो गाड़ी चलाना, आपको कार चलाना है, विदाउट फ्यूल आप चला सकते हो क्या? तो आंसर इज नो। लेकिन ये बनते अलग अलग है, ठीक है क्या? देखो, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जिनका प्रोडक्शन अलग अलग होता है लेकिन वो यूज साथ में होते हैं। समझ में आया कि नहीं? जैसे कार अलग बनती है और पेट्रोल अलग बनता है, बराबर ना? लेकिन जब यूज करते हैं तो इन दोनों को मिलाकर ही यूज करना पड़ता है, विच इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो कह रहा है दो या दो से ज्यादा गुड्स जिनकी जो एक इंसान की सिंगल वांट को सेटिस्फाई करते हैं, उसे हम जॉइंट डिमांड कहेंगे। उसके बाद बोल रहा है कंपोजिट डिमांड। तो कंपोजिट डिमांड देखो क्या है? द डिमांड फॉर अ कमोडिटी which can be put to the several uses is known as a composite demand, ठीक है। एक ऐसी कमोडिटी जो हमारे सेवरल यूजेस को पूरा कर रही है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी इज अ डिमांड फॉर द सेवरल यूजेस, लाइट, फैन, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा, बराबर है क्या? तो उसे हम कंपोजिट डिमांड कहेंगे। कॉम्पिटिटिव डिमांड, तो इट इज द डिमांड फॉर दोज गुड्स विच आर सब्सिट्यूट फॉर ईच अदर, ठीक है। ये जो कॉम्पिटिटिव है, ये कॉम्पिटिटिव डिमांड में आपको याद रखना पड़ेगा कि सब्सिट्यूट गुड्स की जो डिमांड करते हैं उसको हम कॉम्पिटिटिव डिमांड कहते हैं, ठीक है क्या? तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डिमांड, ठीक है। पहली कौन सी डिमांड है? डायरेक्ट डिमांड। दूसरी कौन सी? इनडायरेक्ट डिमांड। तीसरी कौन सी? जॉइंट डिमांड। नंबर 4 कॉम्पोजिट, और नंबर 5 कॉम्पिटिटिव, ठीक है क्या? एकदम आसान है लर्न करने के लिए, एकदम मसालेदार है, छोटा सा टॉपिक है, फटाफट लर्न कर लो, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स मतलब होता है कि रीजंस क्या है जिनके कारण डिमांड चेंज होती है, डिमांड में बदलाव आते हैं, उसके रीजंस क्या है, क्या क्या कारण है जिसके कारण डिमांड चेंज होती है। तो सबसे पहला कारण है प्राइस। तो क्या प्राइस बढ़ती है तो डिमांड भी चेंज होती है? यस सर। दूसरा कारण यहाँ देखो, यहाँ लिखा होगा प्राइस डिटरमाइन द डिमांड फॉर द कमोडिटी टू द लार्ज एक्सटेंट, कंज्यूमर प्रेफर्स टू परचेज द प्रोडक्ट इन द लार्ज क्वांटिटीज व्हेन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज लेस। जब प्राइस कम है तो डिमांड ज़्यादा होगी, जब प्राइस ज़्यादा होगी तो डिमांड कम होगी, ऑब्वियसली बात है।
उसके बाद नेक्स्ट वन आता है, ये ऊपर ही पढ़ा दिया मैंने आपको, इनकम, कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपकी डिमांड भी बढ़ेगी, जैसे इनकम कम रहेगी वैसे डिमांड भी कम रहेगी। आप ही देख लो, जब आपके पास पैसे होते हैं तो आप ये मॉल जाते हो, ये बर्गर पिज्ज़ा सब खाते हो, जिस दिन पैसे नहीं होते उस दिन एक चॉकलेट भी महंगी होती है, बराबर ना? हाँ, वही कहानी है। प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स, सर एक बात तो माननी पड़ेगी सर, आप एग्जाम्पल बहुत खतरनाक देते हो सर, एक नंबर, मतलब एग्जाम्पल आप ऐसे देते हो सर। अब क्या है ना बच्चों, आप तो तारीफ करते नहीं हो, तो खुद की तारीफ खुद ही सही, ठीक है? अपनी तारीफ खुद को ही करना पड़ता है, कॉन्फिडेंस आता है, थोड़ा सा मोटिवेट हो जाता है इंसान अंदर से, ठीक है? चलो ठीक है। प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स मतलब क्या? किसी भी सब्सिट्यूट गुड्स की प्राइस में अगर चेंज आ गया तो उसके सब्सिट्यूट की डिमांड में चेंज आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, या एग्जाम्पल ऐसे लेंगे कि चाय जो है, सबको पता है 10 रुपये की चाय मिलती है और कॉफ़ी मिलती है उसके डबल के रेट की, 20 रुपीज़ की, ठीक है क्या? मैं कोल्ड कॉफ़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टारबक्स की कॉफ़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी नॉर्मल टपरी वाली कॉफ़ी है, ठीक है क्या? तो ये 10 रुपये का चाय मिलता है, 20 रुपये का कॉफ़ी मिलता है, बराबर है कि नहीं? अब मान लो चाय जो है ना वो किसी कारणवश महंगी हो गई और चाय का रेट हो गया 50 रुपीज़। तो बताओ, जो जो लोग चाय पीते थे वो क्या पीना चालू कर देंगे? वो लोग कॉफ़ी पे शिफ्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ गई। उसके सब्सिट्यूट प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी? बढ़ गई, तो ऑब्वियसली बात है उसका जो सब्सिट्यूट है उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यस और नो? तो यही एक रीज़न है। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ऐसे गुड्स है जो एक साथ यूज़ होते हैं। अब एक साथ यूज़ होने वाले गुड्स की अगर दोनों में से किसी की एक भी प्राइस बढ़ गई तो दूसरे की डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा। जैसे अभी मान लो पेट्रोल जो चल रहा है वो 105 रुपीज़ पर लीटर चल रहा है, मोटा मोटी इतना ही चल रहा है, ठीक है? अब मान लो अचानक से जो पेट्रोल हो गया वो 200 रुपये लीटर हो गया, तो कार की डिमांड जो है वो बढ़ेगी या कम होगी? ऑब्वियसली बात है कम होगी, क्योंकि जो साथ में यूज़ होने वाला है वही प्रोडक्ट की तो डिमांड क्या, वही प्रोडक्ट की तो प्राइस क्या होगी? बढ़ गई है, तो ऑब्वियसली बात है उसका जो साथ वाला प्रोडक्ट है उसकी डिमांड कम हो जाएगी। समझ में आया? नेचर ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के नेचर के हिसाब से भी उसकी डिमांड क्या होती है? फ्लक्चुएट होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेडिसिन है टू कंट्रोल द ब्लड प्रेशर, ठीक है? अगर आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन खा रहे हो तो ऑब्वियसली बात है जिसको ब्लड प्रेशर की बीमारी है वही क्या करेगा? ब्लड प्रेशर की टैबलेट्स को परचेस करेगा। या नेचर के साथ, कमोडिटी के नेचर के साथ उसकी डिमांड क्या होती है? चेंज होते जाती है, बराबर है क्या? साइज ऑफ पॉपुलेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया कि पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे कंज्यूमर्स बढ़ते जाएंगे और कंज्यूमर बढ़ेंगे तो डिमांड बढ़ेगी। एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइजेस, हाँ, एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइजेस मतलब क्या कि आने वाले कुछ समय में हमको ऐसा लग रहा है कि ये जो प्रोडक्ट है ये महंगा होने वाला है, ठीक है क्या? तो हम आज ही उसको बल्क में परचेस करके रख देते हैं। समझ में आया? तो इसके कारण भी क्या होता है? डिमांड बढ़ती है। या सिमिलरली इसका उल्टा किया जाए, वाइस वर्सा किया जाए, तो हमको लगता है कि ये प्रोडक्ट जो है ये आने वाले समय पे बहुत सस्ता होने वाला है, तो आज हम उसकी डिमांड खरीदना, उसको परचेस करना रोक देते हैं, हम फ्यूचर में जाकर उसको परचेस करेंगे। समझ में आया? उसके बाद आता है एडवर्टीजमेंट, जितना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट आप करोगे उतनी ज़्यादा आपकी डिमांड बढ़ते जाएगी। टेस्ट, हैबिट, फैशन, टेस्ट है, हैबिट है, फैशन है, इनके कारण भी डिमांड क्या होते जाती है? बढ़ते जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बात करूं तो देखो, फैशन के नाम से पैसा लूटा जाता है मार्केट में। कोई भी ऐसा, अगर मान लो हम लोग क्लॉथ ही ले लेते, अगर क्लॉथ कोई भी है मान लो जहाँ पे टेलर को, दर्जी को कम काम करना पड़ता है, समझ रहे हो? जहाँ पे दर्जी को कम काम करना पड़ता है वो ड्रेस महंगी होती है, ठीक है? दर्जी कभी कभी ऐसा कपड़ा लेता है यहाँ वहाँ कैसी चला देता है, हो गई फैशन, ठीक है? तो डिमांड आ गई, बराबर है क्या? अब डिमांड आ गई, डिमांड आ गई उसको तो क्या करेंगे? फैशन आ गई तो उसका रेट क्या रखते हैं? ये महंगा रखते हैं। बात समझ में आई क्या? तो वही बात है कि टेस्ट, हैबिट और फैशन के हिसाब से भी चीज़ें महंगी होती है और उसके कारण भी डिमांड चेंज होता है। बात समझ में आई? हालांकि ये जो फैशन के नाम पे वो ड्रेस चाहे कितना महंगा हो, ठीक है, लेकिन लोग जाके उसको परचेस करेंगे क्योंकि फैशन है। समझ में आया ना? चलिए, उसके बाद लेवल ऑफ टैक्सेशन, हाँ, हाई टैक्स वाले गुड्स जो रहते हैं वो जनरली कम डिमांडेड रहते हैं, ठीक है? और कम टैक्स वाले रेट जो है वो जनरली ज़्यादा डिमांडेड रहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, ठीक है क्या? अगर आप सोचोगे तो गोल्ड है, तो गोल्ड है या सिल्वर है, इन पे तो हाई टैक्स नहीं है। चलो गोल्ड सिल्वर पे तो टैक्स की बात नहीं करेंगे अपन, ठीक है? 3% ही जीएसटी उसके ऊपर लगता है। कार की ही बात करते हैं, मान लो BMW जो है, ये BMW की प्राइस मान लो 50 लाख से स्टार्टिंग है और 1 CR तक, एग्जाम्पल है 1 CR तक, मैं किसी भी प्रकार की डिटेल स्टडी करके एनालिसिस करके ये चीज़ आपको नहीं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल पॉइंट समझने के लिए होता है, बस दैट्स इट।
अब मान लो ये जो 50 लाख की गाड़ी है और 1 करोड़ की गाड़ी है, इसके ऊपर 28% GST है, ठीक है क्या? तो 1 करोड़ अभी तो कम हो गया, 1 करोड़ 28 लाख की ये गाड़ी जाएगी, है ना? ये हाई डिमांडिंग लग्जरियस व्हीकल्स है, बराबर है, लेकिन इसकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये हाई टैक्सेशन है, इसके ऊपर भले ही हाई टैक्स है लेकिन इसकी डिमांड भी मार्केट में ज़्यादा है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, यहाँ पे ये पॉइंट कहना चाहता है कि हाई अगर टैक्स है तो उसकी जो प्राइस होती है वो बढ़ती जाती है और उसकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है? क्यों? क्योंकि हाई टैक्स है, प्राइस उसका बढ़ते जाएगा तो उसकी डिमांड क्या होती जाएगी, कम होते जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, रियल फैक्टर में वो डिमांडिंग प्रोडक्ट्स होते हैं। अदर फैक्टर्स भी है ऐसे बहुत सारे, क्लाइमेट कंडीशन है, चेंज इन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसी और कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, इनके कारण भी डिमांड चेंज होती है। आई होप कि यहाँ तक बच्चों आपको क्लियर होगा। यस और नो? जी हाँ सर, यहाँ तक सबको सब बातें क्लियर है? पक्का? चलिए जी, अब आज के क्लास में हमने क्या क्या टॉपिक्स किए? आज के क्लास में हमने पढ़ लिया डिमांड यानी क्या होता है, ठीक है? इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, मार्केट डिमांड क्या होता है। उसके बाद हमने देख लिया रीजंस क्या है डिमांड को डाउनवर्ड स्लोप होने के। उसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ डिमांड क्या है, और उसके बाद हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड देख ली है, बराबर है क्या? ये सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। मैंने कल की क्लास में कहा था कि अगर आपको अच्छे से अच्छा स्कोर करना है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी पहले जो 5 या 6 चैप्टर है वो आप अच्छे से करके जाओ, आपका इकोनॉमिक्स में स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। समझ में आया क्या? चलिए, अगली क्लास में मुलाकात होगी तो उसमें हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, ठीक है? इस चैप्टर को फिनिश करने से पहले हम लोग लॉ ऑफ डिमांड और बाकी डिमांड से रिलेटेड चीज़ें भी सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू बेटा।